2009 में नेटफ्लिक्स एक पीपीटी अपलोड करता है और वो वायरल हो जाता है। इनफैक्ट सिलिकॉन वैली के इतिहास में आज तक जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए उसमें सबसे वैल्यूएबल और सबसे पॉपुलर नेटफ्लिक्स का ये पीपीटी ही रहा है। और ये वही पीपीटी है जिसने नेटफ्लिक्स को आज वर्ल्ड की सबसे लव्ड कंपनी बनाया है। अभी पीपीटी एक्चुअली में क्या था, क्या स्टोरी थी इसके पीछे, और इसने कैसे नेटफ्लिक्स कल्चर को इतना ज़्यादा शेप किया और उससे हम क्या सीख सकते हैं, जानेंगे सब कुछ आज के वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल मिश्रा और आज हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स के कल्चर डेक के बारे में। ये एक 125 स्लाइड्स की पीपीटी है जिसमें नेटफ्लिक्स ने एक एक चीज़ अपने कल्चर के बारे में बताई है। ये हायर कैसे करते हैं, फायर कैसे करते हैं और एम्प्लॉयज़ इनके पीछे क्यों इतना पागल है, और नेटफ्लिक्स का कल्चर बाकी कंपनीज़ के मुकाबले क्यों इतना अलग है। बाकी कंपनीज़ जो काम करती हैं नेटफ्लिक्स उसी सेम चीज़ को कैसे अलग करता है, जानेंगे सब कुछ 5 पॉइंट्स में। तो शुरुआत करते हैं हम पहले पॉइंट से। ट्रस्ट पीपल एंड ट्रीट देम लाइक अडल्ट्स। हर कंपनीज में आमतौर पे 2 पॉलिसीज बहुत कॉमन होती हैं। पहला है वैकेशन पॉलिसी, जिसका मतलब एक एम्प्लॉय को साल में सिर्फ 20 दिन 25 दिन फिक्स्ड डेज ही छुट्टी मिलेंगी, बाकी और दिन छुट्टी लेना अलाउड नहीं है। एंड सेकंड पॉलिसी इज एक्सपेंस ऑफ पॉलिसी, विच मीन्स कि जब एक एम्प्लॉय कंपनी के काम से कहीं बाहर जाएगा तो वो कहाँ जाएगा, कौन सी फ्लाइट से जाएगा, बिजनेस से, इकोनॉमी से, क्या खाएगा, कौन से होटल में रहेगा, इस सब का पूरा हिसाब किताब एम्प्लॉय को कंपनी को देना पड़ता है। इनफैक्ट कंपनीज एक कंप्लायंस डिपार्टमेंट अलग से रखती हैं जिसका यही काम होता है कि वो एम्प्लॉयज को चेक करे कि भाई एम्प्लॉय चूतिया तो नहीं बना रहा हमें। और बहुत सारी कंपनियां तो एक्स्ट्रा पैसे देके ट्रैवल एजेंसीज को हायर करती हैं ताकि ये जो एम्प्लॉय को चेक करने वाला झंझट है ये थोड़ा कम हो। बट इन दोनों पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के पीछे सिर्फ एक बहुत बड़ा रीजन है, एंड दैट इज ट्रस्ट। कंपनीज अपने एम्प्लॉयज के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करती, इसलिए वो इस तरह की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंटेशन में लाती हैं। नेटफ्लिक्स ने बोला वी आर गोइंग टू ट्रस्ट आवर एम्प्लॉयज, वी आर गोइंग टू ट्रीट देम लाइक अडल्ट्स नो मैटर व्हाट। तो इन्होंने पहला काम किया, वैकेशन पॉलिसी को हटा दिया। बोला आपको जब छुट्टी चाहिए, जितने दिन की चाहिए तब जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम आपसे कुछ नहीं पूछेंगे। अब आपके मन में ऐसा डाउट आ रहा होगा कि यार जब वैकेशन पॉलिसी हटा दी तब तो आदमी पूरा साल ही छुट्टी पे रहेगा, वो ऑफिस आएगा ही नहीं। बट ऐसा है नहीं। नेटफ्लिक्स ने जब एम्प्लॉयज़ को ये फ्रीडम दी तो एम्प्लॉयज़ ने उसका रिस्पेक्ट किया, उसका गलत फ़ायदा नहीं उठाया, वो उन्होंने अडल्ट्स की तरह बिहेव किया। और इनफैक्ट नेटफ्लिक्स के जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं वो खुद साल में, समर्स में लंबी छुट्टियों पर जाने लगे और अपने एम्प्लॉयज़ को बोलने लगे यार तुम भी छुट्टी पे जाओ लंबी, जब तुम्हारा जी करे, बच्चों को लेके जाओ, मस्त मौज करो, तब तुम्हारा दिमाग खुलेगा, तब क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे और तब जाके तुम थोड़ी नई वेब सीरीज़ और अच्छे से लिख पाओगे। सेकंड काम इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपनी एक्सपेंस पॉलिसी को हटा दिया। नेटफ्लिक्स ने अपने एम्प्लॉयज़ को बोला कि यार आप कंपनी का पैसा ऐसे खर्च करो जैसे आपका खुद का हो, हम आपसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे आप कहाँ गए, इकोनॉमी में, बिजनेस में, कितना खाया, कहाँ रहे, क्या होटल, कितना पैसा, कुछ नहीं पूछेंगे और कोई डिपार्टमेंट भी नहीं होगा जो आपसे इस तरह के सवाल करेगा। जस्ट एक्ट इन नेटफ्लिक्स बेस्ट इंटरेस्ट, दैट्स इट। यही चीज़ नेटफ्लिक्स ने अपने एम्प्लॉयज़ को बोली और नेटफ्लिक्स को इनिशियली डाउट हुआ था कि लोग ज़्यादा पैसे ना खर्च कर दे, बट जब इन्होंने इंप्लीमेंट किया तब इन्होंने देखा कि यार लोग वाकई में रिस्पॉन्सिबली बिहेव कर रहे हैं, दे आर बिहेविंग लाइक अडल्ट्स। तो यहाँ से नेटफ्लिक्स को एक बात समझ में आई कि यार अगर हम इनको ट्रस्ट करेंगे तो एम्प्लॉय सामने से हमें खुद वापस ट्रस्ट करेंगे, उसकी खुद की लॉयल्टी बढ़ जाएगी। और सबसे बेस्ट पार्ट, क्योंकि कोई कंप्लायंस डिपार्टमेंट नहीं है और कोई ट्रैवल एजेंसी नहीं है, तो कंपनी का खुद का पैसा ही बहुत ज़्यादा बचने लगा। और यहाँ से हम सीखते हैं अपना लेसन नंबर 1, एंड दैट इज इफ यू वांट योर एम्प्लॉयज टू ट्रस्ट यू देन यू हैव टू फर्स्ट शो देम दैट यू ट्रस्ट देम। सेकेंड पॉइंट, मोटिवेशन इज अबाउट टैलेंट डेंसिटी एंड अपीलिंग चैलेंजेस। आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द इंडियन कंपनीज अमेरिकन कंपनीज से एक कॉन्सेप्ट कॉपी करती हैं और वो ये है कि अगर आपको एम्प्लॉय एंगेजमेंट बढ़ाना है तो एक फैंसी मस्त इंटीरियर बना दो ऑफिस में, जिम डाल दो, फ्री स्नैक्स दो, फ्रीक्वेंट पार्टीज दो और एम्प्लॉय काम करने लगेगा, उसको और क्या ही चाहिए, राइट? बट ऐसा है नहीं। जिन जिन कंपनीज ने इस कॉन्सेप्ट को ट्राई किया वो सब की सब फेल हो गई, क्योंकि एम्प्लॉय एंगेजमेंट इस बात पे निर्भर नहीं करता है कि आपका एनवायरनमेंट कितना सुंदर है, बल्कि इस बात पे निर्भर करता है कि एक एम्प्लॉय के साथ काम करने वाले लोग कितने ज़्यादा एनर्जेटिक हैं। Netflix believes that the best thing you can do for your employees is to hire only high performers to work alongside them. It's a way better perk than giving them free snacks and frequent parties. इनफैक्ट बहुत सारी कंपनीज आजकल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराती है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, एज इन कि अपने एम्प्लॉय को बोला कि आप ये ना ऑनलाइन मैनेजमेंट का कोर्स करो या बिजनेस स्ट्रैटेजी का कोर्स करो और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
फिर आपको और मजा आएगा और आप अच्छे से काम करोगे। ये थॉट प्रोसेस से वो इस प्रोग्राम को इनिशिएट करती हैं। नेटफ्लिक्स ने बोला कि हम अपने एम्प्लॉय को कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं कराएंगे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ एक काम करते हैं, अपने एम्प्लॉय को एक एक चीज़ बताते हैं कि इनका बिजनेस एक्चुअली ऑपरेट कैसे करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पहले जब नेटफ्लिक्स ऑनलाइन डीवीडी रेंटल्स के बिजनेस में था, तब इनके जितने भी एम्प्लॉय इंजीनियर्स थे वो सिर्फ प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट थे। उनको इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि नेटफ्लिक्स को सब्सक्राइबर पाने में कितना टाइम लगता है, डीवीडीज को दुकानों तक पहुंचाने में कितनी कॉस्टिंग आती है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो। तो नेटफ्लिक्स ने बोला हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने अच्छे इंजीनियर हो, कितनी अच्छी प्रोग्रामिंग आती है, आपको बिजनेस के बारे में एक एक चीज़ जाननी पड़ेगी। इसलिए नेटफ्लिक्स अपने एम्प्लॉयज़ को मूवी बिजनेस से रिलेटेड हर एक चीज़ एक्सप्लेन करने लगा कि मूवीज़ बनाने में कितना पैसा जाता है, एक्टर्स के पास कितना जाता है, प्रोडक्शन में कितना जाता है, हम कितने में खरीदते हैं, और जब डीवीडीज़ बेचते हैं तो कितने में जाता है, स्ट्रीमिंग जब करते हैं उसमें तो उसकी कितनी कॉस्टिंग आती है, हमारा मार्जिन क्या होता है। इन शॉर्ट सब कुछ एक एक चीज़ एक्सप्लेन करने लगा। और एम्प्लॉयज़ को जब पता चला कि उनके इस काम से एक इतना बड़ा बिजनेस चैलेंज सॉल्व होता है, तो वो और भी ज़्यादा शिद्दत से काम करने लगे, उन्हें अपने काम से और ज़्यादा प्यार हो गया। एज इन द चैलेंज बिकेम मोर अपीलिंग एंड दैट्स व्हाट बिकेम अ मोटिवेशन फॉर एन एम्प्लॉय टू वर्क मोर। और यहाँ से हम सीखते हैं अपना लेसन नंबर 2। Truly understanding how the business works is perhaps the most valuable and the most productive learning an employee can get. It is the rocket fuel for high performance and lifelong learning. So make sure that everyone in your company knows how your business works. Third point, constant communication is a competitive advantage. ये mindset इंडिया में बहुत कम कंपनीज में, कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है, ये जानकारी सिर्फ टॉप के एग्जीक्यूटिव्स को पता होता है, गिने चुने लोगों को। बाकी पूरे एम्प्लॉयज अपने क्यूबिकल में बिजी रहते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता कि कंपनी एक्चुअली कर क्या रही, प्रॉफिट में है, लॉस में, क्या चल क्या रहा, कोई जानकारी नहीं अंदर। अलॉन्ग विद दैट ये कंपनीज एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू भी रखती हैं, जिसमें साल में एक दिन एम्प्लॉय को बताया जाता है कि भैया तुमने ये अच्छा काम किया, ये खराब किया, इस वजह से तुम्हें सैलरी नहीं देंगे या प्रमोशन नहीं देंगे। और ये चीज़ एम्प्लॉय को शौक जैसा लगता है, क्योंकि उन्हें सारा का सारा जो उनका फीडबैक है वो सब कुछ एक दिन उनके सर के ऊपर उतार दिया जाता है। नेटफ्लिक्स ने एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू वाले प्रोसेस को ही एलिमिनेट कर दिया, बोला ऐसा कुछ नहीं होगा। अपने एम्प्लॉयज़ को बोला कि आप लोग हर हफ्ते, हर दिन या फिर हर 15 दिन जैसा हो सकता है अपने मैनेजर्स से फीडबैक लेंगे, और मैनेजर्स का भी कर्तव्य होगा कि वो टाइमली अपने एम्प्लॉयज़ को फीडबैक दें। इनिशियली तो इन्होंने एक एनोनिमस फॉर्म इंट्रोड्यूस किया था जिसमें आप फीडबैक दे ले सकोगे, बट नाम नहीं रिवील होगा ताकि एम्प्लॉय को बुरा ना लगे। पहले ये थॉट प्रोसेस था, फिर इस थॉट प्रोसेस को भी चेंज कर दिया, बोला फेस टू फेस एकदम ऑनेस्टी के साथ फीडबैक दो एम्प्लॉय को। एंड द सेम गोज विद एम्प्लॉय टू द मैनेजर एज वेल। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आदमी बुरा मान जाएगा कि नहीं, अगर किसी की आदत सुधारने के लिए उसको बुरा मनवाना पड़े, गो फॉर इट। इनफैक्ट इन्होंने एक स्टार्ट स्टॉप कंटिन्यू डिनर भी इंट्रोड्यूस किया, जिसमें एम्प्लॉय सारे साथ में बैठ के डिनर करते और फिर हर एक एम्प्लॉय हर एक को फीडबैक देता है, बोलता है भैया आप ये आदत स्टार्ट करो, इसको स्टॉप करो और इस आदत को कंटिन्यू रखो, इस तरीके से। तो इससे भी एक रेगुलर बेस पे एम्प्लॉयज़ को फीडबैक मिलने लगा। एक और खास बात, नेटफ्लिक्स ने अपने एम्प्लॉयज़ को बोला कि आप लोग कीपर्स टेस्ट करो, एज इन आप एक एम्प्लॉय हो तो आप अपने मैनेजर्स के पास जाओ और उससे बोलो कि सर अगर आज मैं आपको बोलूं कि आज मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूं तो आप कितना हार्ड ट्राई करोगे मुझे रोकने के लिए। इससे मैनेजर को भी पता चला कि अच्छा यार ये एम्प्लॉय मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, किसको रिटेन करना है किसको नहीं, और एम्प्लॉय को भी पता चला कि वो एक्चुअली में कितना ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं। और जब ये पूरा प्रोसेस 15 डेज या हर महीने होने लगा तो इससे एम्प्लॉय को पूरे साल का एक बार में शौक नहीं लगता, उससे अकॉर्डिंगली हर चीज़ पता चलने लगी। और यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आती है कि कम्युनिकेशन हर कंपनी में होता है, बट कॉन्स्टेंट कम्युनिकेशन इज वॉट दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। और यहाँ से हम सीखते हैं अपना लेसन नंबर 3, बी ट्रूली ऑनेस्ट व्हेन यू आर गिविंग फीडबैक, बिकॉज ह्यूमन्स कैन हियर एनीथिंग एंड एवरीथिंग एज लॉन्ग एज दे आर टोल्ड द ट्रुथ। फोर्थ पॉइंट, परफॉर्मेंस बोनस डजंट इंक्रीज एम्प्लॉय रिटेंशन। मोस्ट ऑफ द कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को रिटेन करने के लिए 2 तरीके अपनाती हैं। पहला है एक बॉन्ड साइन करा लो, एज इन अगर आप एम्प्लॉय हो तो ज्वाइन करने से पहले आपने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कंपनी के साथ, 2 साल का, 5 साल का, 6 साल का, जैसा भी, और उस टाइम पीरियड से पहले आप कंपनी को नहीं छोड़ सकते। अगर आपने छोड़ा तो आप पे बहुत भारी भरकम चार्ज लगेगा। कंपनीज इसको अप्लाई इसलिए करती हैं क्योंकि इसमें एम्प्लॉय मजबूर हो जाता है, उसे नौकरी की ज़रूरत होती है तो वो छोड़ता भी नहीं है। तो ये पहला रीज़न हुआ। और दूसरा कि अगर एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है तो उसे साल में 1-2 बार परफॉर्मेंस बोनस दे दो, तो वो क्या ज़्यादा चिक नहीं करेगा और खुश रहेगा, कंपनी छोड़ कर नहीं जाएगा। ये एक थॉट प्रोसेस है जो बहुत सारी कंपनीज अपनाती हैं। नेटफ्लिक्स ने बोला
जो ऑलरेडी हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनको आप अगर थोड़ा बोनस दे भी तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा और एक्स्ट्रा काम करने लग जाएंगे। वो नेचुरली अच्छा करती हैं तो कोई ज़रूरत नहीं परफॉर्मेंस देने की। इसलिए नेटफ्लिक्स बस अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छी सैलरी देता है और कोई परफॉर्मेंस बोनस नहीं देता। एक और बड़ा रीज़न ना देने का ये है कि अगर मान लो मैं एम्प्लॉय अपने एग्जीक्यूटिव को पूछता हूँ कि सर मैं स्पेसिफिकली ऐसा क्या काम करूँ कि मुझे परफॉर्मेंस बोनस मिले, तो सामने वाला बता ही नहीं पाएगा क्योंकि इसको बताने कोई पैरामीटर ही नहीं है। और यही कंफ्यूजन नेटफ्लिक्स को भी आई थी, तो उसने ये कंफ्यूजन ना हो इसको हटाने के लिए परफॉर्मेंस बोनस वाला सिस्टम ही हटा दिया। एक और खास बात, इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लो आज मेरी IBM में एज ए फ्रेशर नौकरी लगती है और मेरा पैकेज है 20 LPA का, जिसमें से 12 LPA इन हैंड मिल रहा है और बाकी का 8 लाख स्टॉक ऑप्शंस में है। और वो जो स्टॉक ऑप्शंस का जो मनी है 8 लाख, वो मुझे हर साल का वो बॉन्ड पीरियड के बाद ही मुझे मिल पाएगा कैश में, 4 साल 5 साल जितने साल का भी मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कंपनी के साथ। तो यहाँ पे तो मैं फंस गया अगर मान लो मुझे IBM में काम करने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि अगर मैं पहले नौकरी छोड़ देता हूँ तो ये जो स्टॉक ऑप्शंस का मनी है मेरा 8 लाख का, मुझे मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो जब नेटफ्लिक्स ने इस चीज़ को देखा तो उन्होंने बोला कि एम्प्लॉय की मर्जी होगी, आपका जब जी करे तब आप नौकरी छोड़ दो, कोई आपसे पेनाल्टी नहीं मांगेगा, कोई बॉन्ड साइन नहीं होगा, जब मन करे छोड़ दो। सेकेंडली, आपको जितना पैसा स्टॉक में चाहिए, जितना पैसा कैश में चाहिए, आप बताओ, आपको इस हिसाब से दिया जाएगा। सारी चॉइस एम्प्लॉय की होगी। यहां से हम सीखते अपना लेसन नंबर 4। इफ योर एम्प्लॉय सीज अ बेटर अपॉर्चुनिटी समवेयर एल्स, देन यू शुड अलाउ हिम टू टेक व्हाट ही हैज अर्न एंड लीव। इफ ही डजंट वांट टू वर्क विद यू, देन यू शुडंट होल्ड हिम हॉस्टेज। फिफ्थ पॉइंट, everyone in your company should be able to handle truth, because Netflix is not going to be there for life. जब Netflix ऑनलाइन DVD रेंटल से स्ट्रीमिंग सर्विस में ट्रांजिशन कर रहा था तो इनकी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ थे जिनकी स्किल्स काम की नहीं रह गई थी। फॉर एग्जांपल DVD उसको उठा के डब्बों में रखना और फिर उसको दुकानों तक पहुंचाना या घर घर जाके बेचना, ऐसी कोई भी स्किल काम की नहीं रह गई थी। तो जो भी लोग नेटफ्लिक्स में ये सारा काम करते थे, नेटफ्लिक्स ने उनको बुलाया और बोला यार देखो, आप लोग की स्किल्स अभी कोई काम की रहने गई है, तो ये बेहतर रहेगा कि आप कहीं और पर काम ढूंढ लो। पर नेटफ्लिक्स ने उन सभी लोगों को डायरेक्टली फायर नहीं किया, बल्कि उनको नई नौकरियां ढूंढने में मदद की और साथ में उनको एक जनरस सीवरेंस पैकेज भी दिया। एज इन एक अच्छा खासा अमाउंट पैसे दिए, बोला कि यार ये आप अपने पास रखो, जब तक नई नौकरी नहीं मिलती तो तब तक ये आपके घर परिवार को चलाने में काम आएगा। एक और बात, इंडिया में मोस्ट ऑफ द कंपनीज के HRs को बहुत खराब लगता है जब उनका एम्प्लॉय उनसे सैलरी के बारे में बात करता है, एज इन कि मैम ये मेरी जो 25,000 की सैलरी है ये एक्चुअली बनी कैसे, क्या स्ट्रक्चर है इसका, मेरे साथ वाले की 30,000 है उसकी कैसे बनी। उनको बहुत खराब लगता है। और अगर एम्प्लॉय किसी दूसरी कॉम्पिटिटर कंपनी से पूछ ले अपना मार्केट रेट और फिर वही चीज़ HR को बताए, तो HR का दिमाग मतलब चिढ़न मच जाती है उसको, एकदम बहुत खराब हो जाता है। नेटफ्लिक्स ने इस पूरे थॉट प्रोसेस को भी एलिमिनेट कर दिया। बोला अपने एम्प्लॉयज को कि आप जाओ और अपने आसपास वाले से पूछो कि भैया तुम्हारी सैलरी इतनी कैसे है, HR से जाके पूछो, पूरा सवाल पूछो। और डिज्नी हॉटस्टार या Amazon प्राइम जो हमारी कॉम्पिटिटर्स कंपनीज है उनके पास भी जाओ और पूछो कि जो आपका रोल है उसके लिए वो कितना पैसा दे रहे हैं, और अगर तुम्हें अच्छा लगे उनका पैसा तो हाँ कर दो। ये कभी मत सोचना कि तुमने अपनी जिंदगी की एक अपॉर्चुनिटी नेटफ्लिक्स के चक्कर में मिस कर दी। ये चीज़ तुम्हारे दिमाग में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का ट्रांसपेरेंसी लेवल है जो नेटफ्लिक्स ने एम्प्लॉयज़ के बीच में मेंटेन किया हुआ है। एक और खास बात, बाकी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट गलत तरीके से रखती हैं, एज इन कि ये हमारे टॉप 10% एम्प्लॉयज़ हैं और ये हमारे बॉटम 10% है, और वो ऐसा करती हैं ताकि एम्प्लॉयज़ के बीच में काम करने की कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है। नेटफ्लिक्स ने बोला भाई ये इस तरह का हम नहीं करेंगे, वी आर गोइंग टू बी देयर फॉर द कोलैबोरेटिव स्पिरिट। हमारी कंपनी में जो भी काम करेगा वो सब के सब टॉप 10% के होंगे, कोई बॉटम 10% का नहीं होगा। ये थॉट प्रोसेस है नेटफ्लिक्स की। यहाँ से हम सीखते हैं अपना लेसन नंबर 5। इफ यू वांट ओनली A players in your team, then you had to be willing to let go of the players whose skills no longer fit, no matter how much valuable their contributions had once been. दोस्तों, हर कंपनी का जो कल्चर है वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री भी बहुत डिफर करता है। एज इन मान लो अगर ये नेटफ्लिक्स की वैकेशन पॉलिसी हम इसमें डाल दें मेडिकल इंडस्ट्री में, तो वहाँ पे तो उधम मच जाएगा, बिकॉज देयर इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। वहाँ आपका जब जी चाहे तो आप वैकेशन लेके नहीं जा सकते, पर अगर नेटफ्लिक्स में आप वैकेशन लेके जाते हो तो आपका दिमाग खुलेगा और आप थोड़ा क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ हो, बिकॉज इट्स अ क्रिएटिव बिजनेस। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना अपने कल्चर को बनाते वक्त। बट हम नेटफ्लिक्स के कल्चर से श्योरली बहुत कुछ सीख ज़रूर सकते हैं। इफ़ यू आर समवन हु इज़ actually interested in knowing more about the Netflix culture, then I highly recommend you to read these 2 books. They are going to offer you
much more insights about how the Netflix culture was built and how it improves on a daily basis. अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपको जो भी अच्छा लगा हो, ख़राब लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो तो आप प्लीज़ उस बारे में ज़रूर हमें बताएं। और आने वाले समय में आपको किस तरह की केस स्टडीज़ चाहिए उसको ज़रूर नीचे लिख लीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।